नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर मैं उपस्थित हूँ। कल वाले वीडियो में 25 प्रश्न को हमने कर लिया है। आज के इस वीडियो में 25 प्रश्न करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में गठित लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? ऑप्शन पहला है काका कालेलकर, दूसरा ऑप्शन महादेव गोविंद रानाडे, तीसरा ऑप्शन श्याम सुंदर दास, चौथा ऑप्शन बाबूराम सक्सेना। अब हम काका कालेलकर जो पहला ऑप्शन है इस पे चर्चा करना चाहेंगे कि काका कालेलकर जो थे ये नागरी लिपि सुधार समिति की स्थापना करने वाले थे। और नागरी लिपि सुधार समिति की स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी में हुई थी। काका कालेलकर की अध्यक्षता में नागरी लिपि सुधार समिति की स्थापना हुई थी। और इनका जन्म जो है, काका कालेलकर का जन्म है इनका 1885 महाराष्ट्र के सतारा जिला में इनका जन्म हुआ था। गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे भारतीय विद्वान एवं समाज सुधारक थे। ये न्यायाधीश और लेखक भी थे। इनका जन्म 18 जनवरी 1842 को और इनका मृत्यु 16 जनवरी 1901 को हुआ। तो इस प्रकार से अब हम तीसरा ऑप्शन में श्याम सुंदर दास के बारे में जानते हैं। अगर आपने कॉपी और पेन लेकर अभी तक वीडियो की शुरुआत नहीं की है तो कॉपी और पेन जरूर ले ले, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण चीजें होगी उसको आप नोट्स करते चलेंगे ताकि आप आगे रिवीजन कर लें। श्याम सुंदर दास, इनका जन्म 14 जुलाई 1815 को हुआ था और इनका मृत्यु 1945 ईस्वी में। इन्होंने और इनके साथियों ने मिलकर सन 1893 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना में इनकी अग्रणी भूमिका है बाबू श्याम सुंदर दास जी का। अब चौथे ऑप्शन की अगर बात किया जाए, चौथा ऑप्शन में है बाबूराम सक्सेना। बाबूराम सक्सेना के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं, क्या पता इन्हीं से कहीं आगे प्रश्न पूछा जाए। तो अब तक हमने काका कालेलकर, महादेव गोविंद रानाडे और श्याम सुंदर दास के बारे में जान लिया। अब बाबूराम सक्सेना, ये हिंदी साहित्य और भाषा विकास के क्षेत्र में बहुत ही प्रमुख और सम्मानित विद्वान थे। तो ये भी हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं। लेकिन हमें सही उत्तर को जानना है, तो अब तक आपको सही उत्तर मिल चुका होगा। ऑप्शन पहला सही उत्तर हो जाएगा काका कालेलकर। ऑप्शन, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है, जो अपने धर्म से हीन पाप ही में गड़े रहते हैं वो माता पिता की हित की बात को नहीं सुनते, सबसे बैर करते हैं। ऐसे जो पापी जन है सो महाडेरावनी दक्षिण द्वार से जा नरक में पड़ते हैं। यह गदखंड खरी बोली के किस आरंभिक गद्यकार का है? ऑप्शन पहला है ईसा अल्लाह खां। तो ईसा अल्लाह खां के नाम से आपको याद आ रहा होगा रानी केतकी की कहानी। दूसरा ऑप्शन में है सदासुख लाल नियाज। तीसरा और चौथा ऑप्शन को हम देखेंगे। इससे पहले ईसा अल्लाह खां के बारे में जानना चाहेंगे कि ईसा अल्लाह खां, जिनका जन्म 1756 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1817 ईस्वी में। ये हिंदी और उर्दू साहित्य के महत्वपूर्ण कवि थे। रानी केतकी की कहानी इन्हीं की है और रानी केतकी की कहानी को श्याम सुंदर दास हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। तो रानी केतकी की कहानी को हिंदी की पहली कहानी मानने वाले जो है वह श्याम सुंदर दास हैं। इससे भी प्रश्न आ सकता है। अब आगे हम देखेंगे अगले ऑप्शन को कि अगला कौन सा ऑप्शन है। अगला दो और ऑप्शन को देख लेते हैं।
तीसरा ऑप्शन सदल मिश्र। सदल मिश्र जिनकी रचना नासिकोपाख्यान जो है, इनका बहुत ही चर्चित रचना है नासिकेतोपाख्यान। रामचरित्र का जिन्हें हिंदी गद्य के विकास में इन्होंने योगदान दिया। अब चौथे ऑप्शन में है लल्लू लाल जी। लल्लू लाल जी ये हिंदी के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं और इनका लिखा हुआ ग्रंथ है प्रेम सागर। प्रेम सागर लल्लू लाल जी की बहुत ही चर्चित रचना है। ये ग्रंथ है किनका? लल्लू लाल जी का। सदल मिश्र जी का क्या है? नासिकेतोपाख्यान। इसको मैं लिख देती हूँ, नासिकेतोपाख्यान। इसको आप नोट जरूर कर लेंगे ताकि आपको आगे जब लेखकों और रचनाओं से संबंधित प्रश्न आए तो कोई भी परेशानी ना हो। आइए बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पर थोड़ा सा मिट गया है, यहाँ लिख देती हूँ 38। प्रश्न है, शक्ति कवित बीज संस्कार रूप काव्य हेतु शीर्षक के संदर्भ से यह कथन किस आचार्य का है? ऑप्शन है भट्टतौत, रुद्रट, मम्मट, जगन्नाथ। तो यहाँ पर चारों ऑप्शनों में से देखिए, ये जो प्रश्न है आपका काव्य शास्त्र से लिया गया है। तो काव्य शास्त्र से लिया गया ये प्रश्न है जिसमें से हम मम्मट पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, मम्मट ये संस्कृत काव्य शास्त्र के सर्वश्रेष्ठ विद्वान है। और जगन्नाथ जी जिनका उद्धव शतक रचना आपको पता होगा। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मम्मट। प्रश्न अगला है, इंसान जिंदा किस लिए रहता है? क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिला? यह कथन परिंदे कहानी के किस पात्र का है? ऑप्शन है मिस वुड, डॉक्टर मुखर्जी, होवर्ट, लतिका। इन चारों ऑप्शनों में से सही उत्तर को आपको बताने की आप भी कोशिश करते रहिए कि शायद आपको भी कभी इस प्रकार से प्रश्न आपने देखा हो और आपको कुछ उत्तर याद आ रहा हो कि इनमें से परिंदे कहानी किसकी है। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि परिंदे कहानी किसकी है। तो परिंदे जो कहानी है, यह कहानी निर्मल वर्मा की एक कहानी है। निर्मल वर्मा, और इस कहानी को निर्मल वर्मा जी ने सन 1956 ईस्वी में लिखी थी, लेकिन इस कहानी का प्रकाशन सन 1960 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। तो इनके लिखने के कितने साल बाद प्रकाशन हुआ था? 4 साल के बाद इसका प्रकाशन हुआ था। तो सही उत्तर को अब हम जानेंगे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर मुखर्जी। अगला प्रश्न है, उत्तर आधुनिकतावाद के संबंध में उपयुक्त कथन है। ऑप्शन है लियोतार की पुस्तक द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन से उत्तर आधुनिकतावादी चिंतन का आरंभ माना जाता है। दूसरा ऑप्शन है 19वीं शताब्दी को उत्तर आधुनिकता का समय माना गया है। तीसरा ऑप्शन फेडरिन जेमसन ने उत्तर आधुनिकता को पूंजीवाद के विकास की खास अवस्था कहा है। चौथा ऑप्शन टी.एस. एलियट की कृति द वेस्टलैंड उत्तर आधुनिकतावाद का साहित्यिक उदाहरण है। पांचवा ऑप्शन उत्तर आधुनिकतावादी विचारकों ने लेखक के मृत्यु और विचारधारा के अंत की घोषणाएं की। जिस प्रश्न में 5 ऑप्शन है उस प्रश्न का कूट में उत्तर देना है। तो यहाँ पर नीचे विकल्प दिया हुआ है और इस विकल्प के अनुसार से सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर हो जाएगा, देखिए, केवल ए बी डी, केवल बी सी ई, केवल सी डी ई, केवल ए सी ई। यहाँ पर सही उत्तर आपको बताना है कि सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए सी और ई।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य संकलनों में रामकुमार वर्मा कृत काव्य संकलन है। रामकुमार वर्मा के द्वारा लिखा हुआ कौन सा काव्य संकलन है? ऑप्शन है एकांत संगीत 1939, अंजलि 1930, सतरंगिनी 1945, चित्रलेखा 1935, एकलव्य 1958। तो यहाँ पर भी दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है, जिसमें से 3 ऑप्शन सही हो सकते हैं। इन तीनों ऑप्शनों में से रामकुमार वर्मा का कौन सा काव्य संकलन है, यह आपने अभी तक शायद देख ही लिया होगा कि रामकुमार वर्मा का कौन सा काव्य संकलन है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वर्मा जी का बी, डी और ई, बी, डी और ई, अंजलि, चित्ररेखा, एकलव्य, ये इनकी काव्य संकलन है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, आमुख के अनुसार कामायनी की कथा सृष्टि में जयशंकर प्रसाद ने किन पुस्तकों से सहायता प्राप्त की थी? ऑप्शन है मुंडक उपनिषद, कठोपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, छंदयोग उपनिषद, ऋग्वेद। यहाँ पर भी नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी, डी, ई, सी, डी और ई। जयशंकर प्रसाद ने शतपथ ब्राह्मण, छंदोग्ध उपनिषद और ऋग्वेद से कामायनी के आमुख के से सहायता ली थी। कामायनी लिखने में उन्होंने इन ग्रंथों से सहायता ली थी। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखने के लिए किन ग्रंथों से सहायता ली? तो वहां हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण और छंदोग्ध उपनिषद, ऋग्वेद। इन प्रश्नों को आपको याद रखना है। जयशंकर प्रसाद से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको आपको याद रखना है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन है, गोदान के अनुसार बेलारी और सेमरी में केवल 5 मील का अंतर है। कथन 2 में है, वह ज्ञान जो मानवता को पीछ डाले ज्ञान नहीं है, कोल्हू है। यह कथन गोदान उपन्यास के पात्र ओकारनाथ का है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चयन कीजिए। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। कथन ए सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। प्रश्न अगला है, जो कि परीक्षा गुरु उपन्यास से लिया गया है। परीक्षा गुरु उपन्यास बहुत आपके पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है। लाला श्रीनिवास दास उपन्यास के प्रकरणों के शीर्षक को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। उपन्यास के प्रकरण को पहले से बाद के क्रम में लगाना है, यानी शुरुआत से लेकर अंत के क्रम में लगाना है। ऑप्शन पहला है सुख दुख, दूसरा ऑप्शन सब में हाँ, साहसी पुरुष, चौथा ऑप्शन विगार का मूल विवाद, पांचवा ऑप्शन अकाल में अधिक मास। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ई, बी, ए, डी, सी। ई, बी, ए, डी और सी, इस प्रकार से इन शीर्षकों का क्रम हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, सूची का मिलान करना है। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। यहाँ पर बोली है सूची 1 में और सूची 2 में क्षेत्र का नाम दिया हुआ है। तो आइए इसका मिलान करते हैं। मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है? ये अजमेर में बोली जाती है। हड़ौती यह कोटा में बोली जाती है। ढूंढारू यह जयपुर में बोली जाती है। मेवाती ये अलवर में बोली जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ नीचे विकल्पों को देखेंगे, विकल्प ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है,
शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी भाग 1 में किन पश्चिम विचारकों के नाम के उल्लेख हैं? शेखर एक जीवनी यह अज्ञेय का उपन्यास है। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ऑप्शन में दिया हुआ है किन विचारकों के नाम का उल्लेख किया गया है? कार्ल मार्क्स, रोजा लग्जमबर्ग, नीत्शे, त्रोत्स्की, देकार्त। तो यहाँ पर सभी पश्चिम विचारक के नाम दिए हुए हैं। अब कूट में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। कार्ल मार्क्स, नीत्शे और त्रोत्स्की का उल्लेख शेखर एक जीवनी भाग 1 में किया गया है। अगला प्रश्न में प्रश्न अगला है जो कि सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है, जिसमें सूची 1 में पत्र है और सूची 2 में प्रकाशन स्थान का नाम दिया हुआ है। सदादर्श। सदादर्श यह कहां से प्रकाशित होती थी? तो यह दिल्ली से प्रकाशित होती थी। सज्जन कृति सुधारक ये उदयपुर से प्रकाशित होती थी। सदाचार मार्तंड ये जयपुर से प्रकाशित होती थी। आर्य दर्पण यह शाहजहांपुर से प्रकाशित होती थी। तो इस प्रकार से सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में के पात्र के रूप में उपस्थित ऐतिहासिक व्यक्ति है। ऑप्शन है सार्थ, तलस्ताय, बुद्ध, तिलक, गांधी। यहां पर मुक्तिबोध के इन अंधेरे में रचना के उपस्थित जो ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, वो ऐतिहासिक व्यक्तियों में टॉल्स्टॉय, तिलक और गांधी। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, टॉल्स्टॉय। तो टॉल्स्टॉय, तिलक और गांधी। तो बी, डी और ई किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न अगला है ब्रह्म समाज के बारे में उपयुक्त कथन नहीं है। ऑप्शन है ब्रह्म समाज की अंतर्वस्तु, ब्रह्म समाज की अंतर्वस्तु मूलतः सामंतवाद और उपनिवेशवाद के समर्थक थी। दूसरा ऑप्शन ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा, छुआछूत, जाति प्रथा और धार्मिक कट्टरता का विरोधी था। तीसरा ऑप्शन है देवेंद्रनाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को सक्रिय बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑप्शन चौथा है ब्रह्म समाज की स्थापना 1882 में हुई। पांचवा ऑप्शन है ब्रह्म समाज पुनर्विवाह का समर्थन नहीं करता था। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर जानने के लिए हमें ए, डी और ई इस पर एक बार फिर से चर्चा करनी होगी। दोस्तों, ब्रह्म समाज में की अंतर्वस्तु मूलतः सामंतवाद और उपनिवेशवाद का समर्थक थी। ये सही हो जाएगा। ब्राह्मण समाज की स्थापना 1882 में हुई, ये भी सही है। और ब्राह्मण समाज पुनर्विवाह का समर्थन नहीं करता था, ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है जो कि जिंदगी नामा उपन्यास से है। जिंदगी नामा उपन्यास कृष्णा शोभती जी का है। जिंदगी नामा उपन्यास में किन कवितांशों और गीतों का उपयोग किया गया है? ऑप्शन है
अव्वल अल्लाह नूर उपाय, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। दूसरा ऑप्शन है, जे तू अखिया दे सामने, नी रहना ते भी बा मेरा दिल मोड़ दे। तीसरा ऑप्शन है, चीरी चोच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए भगत कबीर। पिया मिलन जब हो या आंगन भया विदेश। चौथा ऑप्शन है, जिन पावन भुई बहु फिरे, धूमे देश विदेश। ना मैं अरबी, ना मैं लाहौरी, ना मैं हिंदी, शहर नगौरी। ऑप्शन पांचवा है, ना मैं हिंदू, तुर्क पिशौनी, ना मैं रहेंदा, बीच नदैन बुला की जाने मैं कौन। तो इस प्रकार से इसका भी हमें विकल्प देखना है कि कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो यहाँ विकल्प ए, सी और ई सही हो जाएगा। ए, सी और ई, विकल्प सी सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जो कि काव्य शास्त्री और ग्रंथ से लिया गया प्रश्न है। यहाँ पर सूची का मिलान करना है। काव्य शास्त्री है और यहाँ पर उनके ग्रंथ है। अब इनका मिलान करना है कि कौन सा सही हो जाएगा। बेनेडिक्ट क्रोचे इनका एस्थलेटिक्स सही हो जाएगा। यहाँ ये कूट में यहाँ मिलान कर लेंगे से। दूसरा ऑप्शन में है मैथ्यू आर्नल्ड, स्टडी ऑफ पोएट्री। होरेंस इनका द आर्ट ऑफ पोएट्री। I.A. रिचर्ड्स इनका प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। इस प्रकार से इन काव्य शास्त्रियों का नाम और उनका ग्रंथ सुमेलित हो गया। आइए देखते हैं सही उत्तर कौन सा है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न अगला है, निम्नांकित काव्य पंक्तियों में रीतिबद्ध काव्य धारा के कवियों से जुड़ी काव्य पंक्तियां है। अब रीतिबद्ध काव्य धारा से एक प्रश्न आ गया है कि रीतिबद्ध काव्य धारा के कवियों से जुड़ी हुई कौन सी पंक्ति है। तो यहाँ पर ऑप्शन को देख लेते हैं, सभी ऑप्शन को। भाषा ब्रजभाषा रुचिर रहे, सुमति सबकाई। दूसरा ऑप्शन है, हिलमिल जाने तासो मिली के जनावे, हेतु हित को न जाने ताकू, हेतु न विसाहिए। ऑप्शन सी है, आखिन में अलसानी, चितौनी में मंजू बिलासन की सरसाई। चौथा ऑप्शन, बेगी ही बूढ़ी गई पंखिया, अखिया मधु की मखिया भई मोरी। पांचवा ऑप्शन है, सोसुर सांच कहूं नहीं छारत, ज्यों ही बजावे लिए मन बाजे। सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, ए, सी और डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, असाध्य बीना, जो कि अज्ञे की रचना है और कविता में आई उक्त पंक्तियों के बारे में पूछा जा रहा है के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाना है। ऑप्शन है, किंतु मैं ही तो तेरी गोद में बैठा, मोद भरा बालक हूं। दूसरा ऑप्शन, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं सुन में। तीसरा ऑप्शन, राजन पर मैं तो कलावंत हूं नहीं, शिष्य साधक हूं। आइए देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन। चौथा ऑप्शन में क्या है। चौथा ऑप्शन है, मुझे ओट दे ढक ले छा ले ओ शरण्य। पांचवा ऑप्शन है, हाँ मुझे स्मरण है बंदली कौद पंक्तियों पर वर्षा बूंदों की पटपट। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा डी, जिसमें से डी, ई, ए, बी, सी। ए,
बी, सी। तो इस प्रकार से इसका क्रम हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, मिथक प्रतीत होने वाले और मिथक प्रतीक और बिंब के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चुनाव कीजिए। ऑप्शन है, अरस्तु ने अपने ग्रंथ पोएट्रिक्स के मिथक का प्रयोग कथानक, आख्यान मूलक रचना तथा मनगढ़ंत कथा के लिए किया। दूसरा ऑप्शन है, नगेंद्र लिखते हैं, थोड़ा सा मुझे जुकाम हो गया है इसलिए कठिनाइयाँ हो रही है, फिर भी आपके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। आपको वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर, हिंदी साधन चैनल पर यूजीसी नेट की तैयारी अभी चल रही है और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी उसका सीरीज देखने को मिल रहा है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक जरूर देखिए। आइए बढ़ते हैं ऑप्शन की तरफ। नगेंद्र लिखते हैं कि काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है। ऑप्शन तीसरा है, प्रतीक स्वतः संभव होता है जबकि बिंबों का निर्माण सचेष्ट किया जाता है। ऑप्शन चौथा है, प्रतीक प्रतिरूप न होकर निरूपण होता है, कलाकार के भावों के प्रेषण का माध्यम होता है। पांचवा ऑप्शन है, कल्पना से प्रतीक का निर्माण होता है और प्रतीकों से बिंब का निर्माण होता है। तो यहाँ पर विकल्प को देखने से पहले हमें ये जानना है कि अरस्तु के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो अरस्तु ने अपने ग्रंथ पोएट्रिक्स में मिथक का प्रयोग कथानक, आख्यान मूलक रचना तथा मनगढ़ंत कथा के लिए किया, ये सही है। और डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं कि काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है, ये भी सही है। अब ऑप्शन डी ये सही है क्योंकि प्रतीक प्रतिरूप न होकर निरूपण होता है, कलाकार के भावों के प्रेषण का माध्यम होता है। यह जो कथन है ये तीनों ए, बी और डी सही कथन है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, बी, डी और ए सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, आगरा बाजार नाटक में आई नज्म की पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। आगरा बाजार हबीब तनवीर की रचना है जिसका प्रकाशन वर्ष 1954 में हुआ था। 1954 ईस्वी आपको याद रखना है। और ये हबीब तनवीर की नाटक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, हबीब तनवीर गद्य की कौन सी विधा है, नाटक है। इस नाटक में 2 अंक थे, 2 अंक का नाटक है आगरा बाजार। प्रश्न आगरा बाजार से ऐसे भी आ सकता है, आगरा बाजार नाटक में कितने अंक है, तो 2 अंक है। नाटक में हास्य रस का प्रयोग किया गया है, हास्य रस का प्रयोग हुआ है, इसको आप जरूर अपने कॉपी में जरूर लिख लें, रस है। इस नाटक का हबीब तनवीर ने 2 बार संशोधन किया। तो उन्होंने एक बार 1970 में और एक बार 1989 ईस्वी में, तो इसका संशोधन किया गया है। और सर्वप्रथम इस नाटक का मंचन 14 मार्च 1954 को हुआ था। कहाँ, जामिया इस्लामिया में। जामिया इस्लामिया में इसका सर्वप्रथम मंचन भी हुआ था, यानी ये स्टेज पर दिखाया गया था यह नाटक सबसे पहले। और इस नाटक का पुस्तक के रूप में प्रकाशन सन 1954 ईस्वी में आजाद किताब घर में हुआ था, ये भी याद रखना है, आजाद किताब घर में इसका प्रकाशन हुआ था।
तो यहाँ पर सही जो उत्तर हो जाएगा, इस उत्तर को देखते हैं कि सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। कूट में दिया हुआ है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, DCABE। DCA और B सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के अनुसार विधवा टोकरी भर मिट्टी का उपयोग किस लिए करना चाहती थी। तो एक टोकरी भर मिट्टी, ये माधवराव स्प्रे बहुत ही चर्चित कहानी है और इस कहानी में मुख्य रूप से संपन्न वर्ग जो है वह निर्धन वर्ग का किस प्रकार से शोषण कर रहा है और शोषण किए जाने का बहुत ही अच्छा चित्रण हुआ है इस कहानी में। जमींदार को अपने महल के आगे विधवा की झोपड़ी उसके आंख में खटकती रहती है और उसने विधवा को वहां से जाने के लिए मजबूर कर दिया, यानी झोपड़ी से निकलने के लिए मजबूर कर दिया। और बाद में विधवा जो है वह टोकरी भर मिट्टी के उपयोग के लिए जाती है और टोकरी भर मिट्टी मांगना चाहती है, लेकिन जमींदार उसे वह मिट्टी उठाने से मना करते हैं। किस लिए? क्योंकि वह चूल्हा बनाना चाहती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है पौधा उगाने के लिए। तो भला बुढ़िया जिसके पास कुछ नहीं है वो पौधे उगाने की, उससे तो अपनी खाने की चिंता बड़ी हुई है, फिर पौधे उगाने के लिए वो क्या सोचेगी। और घर बनाने के लिए चूंकि बहुत ही गरीब थी तो उसको अभी घर बनाने के लिए उसके पास भी कुछ नहीं था। चौका तैयार करने के लिए ये भी नहीं होगा। वह किस लिए टोकरी भर मिट्टी चाहती थी? तो चूल्हा बनाने के लिए। ऑप्शन सी सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन है। ऑप्शन है, भारतेंदु ने कालचक्र शीर्षक अपने इतिहास जर्नल में 1873 में नोट किया, हिंदी नए चाल में ढली। हिंदी नए चाल में ढली, इसको यहाँ मैं हाईलाइट करती हूँ, हिंदी नए चाल में ढली। ये भारतेंदु का ये पंक्ति है। अब दूसरा ऑप्शन की अगर बात करें तो दूसरा ऑप्शन में है, भारतेंदु ने काशी में आर्य नगरी समाज नामक संस्था का निर्माण किया। यह भी सही हो जाएगा, आर्य नगरी समाज की स्थापना इन्होंने किया। तीसरा ऑप्शन है, भारतेंदु ने आनंद रघुनंदन नाटक लिखा। तो यहाँ पर जो भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण लग रहा है उसको मैं हाईलाइट करती हूँ ताकि आपका ध्यान इस पे जाए। अब हम सही उत्तर को जानेंगे, इसमें से कौन सही है और कौन गलत है। और चौथा ऑप्शन में है, भारतेंदु 1881 में भारत मित्र के संपादक को अपनी कविता प्रकाशनार्थ भेजते हुए खड़ी बोली के लिए साधु भाषा का प्रयोग करते हैं। और ऑप्शन पांचवा में है, भारतेंदु ने भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो के बारे में लिखा है कि परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। तो इस प्रकार से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डी और ई, यहाँ सही हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काशी में आर्य नागरी नामक संस्था का स्थापन नहीं किया था, ये गलत हो जाएगा। और ऑप्शन बी और सी गलत हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ए, डी और ई। तो यहाँ पर कूट में ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जो कि अंधा युग से लिया हुआ है। अंधा युग क्या है? ये नाटक है। अंधा युग नाटक के संबंध में सत्य कथन पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो हम जानेंगे अंधा युग नाटक किसका है। तो ये धर्मवीर भारती का है। धर्मवीर भारती जी इसके लेखक हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, धर्मवीर भारती के अनुसार यह काव्य रंगमंच को दृष्टि में रखकर लिखा गया था। दूसरा ऑप्शन में यह नाटक 7 अंकों में विभाजित है। तीसरा ऑप्शन है, इस नाटक का घटना काल महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण के मृत्यु के क्षण तक का है। और चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है कि दृश्य परिवर्तन या अंक परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना है।
5वां ऑप्शन में है नाटक के तीसरे अंक का शीर्षक गंधारी का श्राप है। अंधा युग नाटक का प्रकाशन वर्ष 1955 ईस्वी। 1955 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था और इस नाटक में 5 अंक हैं। यह नाटक गीति नाट्य है और काव्य रूपक नाटक भी है। नाटक क्या है? पौराणिक कथा पर आधारित है। पौराणिक कथा जो कि महाभारत कथा पर आधारित है। पौराणिक कथा। इस नाटक में जो पात्र है उन पात्रों का नाम भी लेना चाहूंगी। अश्वत्थामा, कृष्ण, धृतराष्ट्र की महाभारत पर आधारित है तो महाभारत के सभी पात्रों के नाम है। युधिष्ठिर, कृतवर्मा, संजय, विदुर है। वृद्ध याचक प्रहरी है जिसमें व्यास, कृपाचार्य, युयोत्स और गूंगा भिखारी है और प्रहरी दूसरे में है बलराम जी है। 5 अंक में नाटक है जिसकी शुरुआत स्थापना से होती है। स्थापना जिसमें अंधा युग है। इसके बाद स्थापना के बाद पहला अंक नाटक का शुरू होता है। पहला अंक में कई बार अंक से पूछा जाता है कि किस अंक में क्या है, तो पहले अंक में कौरव नगरी है, कौरव नगरी। दूसरे अंक में दिया हुआ है कि पशु का उदय। इस नाटक में पशु का उदय किसमें दिखाया हुआ है? दूसरा अंक में। तीसरा अंक में अश्वत्थामा का अर्ध सत्य है। थोड़ा समय यहाँ पर और आगे बढ़ा देती हूँ। तीसरा अंक अश्वत्थामा का अर्ध सत्य यानी आधा सत्य, अर्ध सत्य। तीसरा अंक के बाद अंतराल आता है इस नाटक में। अंतराल में पंख, पहिया और पट्टी है। पंख, पहिया और पट्टी दिया हुआ है। पट्टियां। और चौथा अंक में, तीसरा अंक के बाद चौथा अंक नहीं है, बीच में अंतराल है। इसके बाद है चौथा अंक। चौथा अंक जिसमें गंधारी का श्राप है। गंधारी किसको श्राप देती है? श्री कृष्ण को श्राप देती है। श्राप देती है कि जिस प्रकार से मेरे वंश का नाश हुआ उसी प्रकार से तुम्हारे भी वंश का एक दिन ऐसे ही नाश हो जाएगा। जब युद्ध समाप्त होता है और श्री कृष्ण गंधारी के पास जाते हैं तो गंधारी श्राप देती है। तो ये श्राप गंधारी का जो है वह चौथे अंक में। अब 5वां अंक, नाटक का 5वां जो अंक है उसमें है विजय का क्रमिक हत्या। विजय हत्या दिया हुआ है और स्थापना समापन में है। स्थापना से शुरू होकर और नाटक का जो अंत होता है वह समापन, यानी समापन में क्या दिया हुआ है? समापन में प्रभु की मृत्यु समापन में है। तो इन चीजों से प्रश्न आता है। अब देखिए प्रश्न कहाँ से आता है। अंधा युग नाटक के तीसरे अंक में क्या है, चौथे अंक या अंतराल में क्या है? तो यहाँ पर अंतराल में पंख, पहिया और पटिया है और समापन में प्रभु की मृत्यु है। तो इस प्रकार से इस नाटक के जो भी अंधा युग नाटक से परीक्षा में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को हमने यहाँ पर स्क्रीन पर लिख दिया है। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको वीडियो को पॉज करके और जरूर अपने नोट्स में बना ले। आइए अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है जो कि सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची ए में पात्र है और सूची 2 में संवाद दिया हुआ है। पात्रों और संवादों को यहाँ पर मिलान करना है कि कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। धातु सेन। देखिए यहाँ पर धातु सेन जो है, यदि राक्षस कोई था तो विभीषण था। कहाँ पर है? यदि राक्षस कोई था तो विभीषण था।
सूची 2 में चौथे नंबर पर है। कुमारगुप्त का कौन सा कथन है? युद्ध तो करना ही पड़ता है अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए। तीसरा यहाँ सही होगा। स्कंदगुप्त, हृदय की बातों को राजनीति भाषा में व्यक्त करना चक्र नहीं जानता। पर्णदत्त कहते हैं कि राष्ट्र नीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। तो इस प्रकार से कूटों का मिलान हमने कर लिया है। अब देखते हैं कि इनमें से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन बी। सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है जो कि प्रेमचंद्र से लिया गया प्रश्न है। प्रेमचंद्र घर में के अनुसार किन पात्रों के खर्चे उठाने के लिए प्रेमचंद्र बंबई फिल्म कंपनी में काम करने की योजना बनाते हैं? ऑप्शन है जमाना और हंस, जागरण और हंस, जागरण और जमाना, माधुरी और चांद। तो यहाँ कूट को हम देख लेते हैं। सबसे पहले कूट में क्या पूछा जा रहा है। तो कूट के अनुसार से यहाँ नहीं, इस प्रश्न में कूट नहीं दिया हुआ है। यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। जागरण और हंस में काम करने के लिए प्रेमचंद्र ने ये योजना बनाई थी। किस चीज का? मुंबई में फिल्म कंपनी में काम करने के लिए। तो सही उत्तर ऑप्शन बी। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।